बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर जो है वो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ये हमारे लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन जो है सर्किट थ्योरी के अंदर बता चुकी हूँ सारी, कि वोल्टेज क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, करंट क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, और मैटर के हवाले से भी मैंने आप लोगों को काफ़ी जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो दे दी है, जो कि सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ओम्स लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओम्स लॉ क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक पिक्चर देखें। यहाँ पर जो है ओम्स लॉ की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह सब लिखा हुआ है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली रिलेशनशिप है इन तीनों क्वांटिटीज के दरमियान। सर्किट थ्योरी के अंदर ज्यादातर जो क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर। ठीक है, एनर्जी भी होती है, पावर भी होती है, वो आगे चलकर आएंगी। तो ये रेजिस्टेंस, तो ये तीन चीजें जो है ना वो हम लोग पढ़ते हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। यही ज्यादातर हम पढ़ते हैं। तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस का जो ये रिलेशनशिप है विच इज दिस, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द मोर सिंपलर फॉर्म। ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ पर होल्ड करता है, ये किस मटेरियल के अंदर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, तो ये जो होल्ड करती है ओम्स लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर, ठीक है, या कंडक्टर्स के अंदर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी तरह के टाइप के मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स हो गए, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर हो गए, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स हो गए, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। मेटल्स इंसुलेटर्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो लॉ होल्ड करती है ये किसके लिए करती है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए लॉ होल्ड। अगर हमारे पास कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगी, तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर जो है वो हम ये लॉ जो है वो अब अप्लाई कर सकेंगे। और सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के मटेरियल होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल या कंडक्टर अगर हमारे पास मौजूद होगा तो उसमें ये लॉ जो है ना वो वैलिड होगा। ये हमें बताता है कि हमारे पास सर्किट के अंदर ये जो रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है आर, कोई भी, ठीक है, इस और ये जो है हमारे पास वोल्टेज सप्लाई है, दिस इज वी। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई है, इसका जो वोल्टेज है ये है वी, या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर विच इज आई। ये जो है हमारे पास सर्किट की सिंबॉलिक फॉर्म है। और ये जो है रियल रेजिस्टर इसी तरह से होता है। और पावर सप्लाई या बैटरी हमारे पास सिंपल सी बैटरी 1.5 वोल्ट की जो हमारे पास सेल्स आते हैं वो ये होते हैं। तो प्रैक्टिकल सर्किट इस तरह से बनेगा, ये कोई कनेक्टिंग वायर लगाएंगे हम, जबकि सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो सर्किट की ये है। अच्छा, ये जो ओम्स लॉ है ये अगर हम देखें तो ये ओम्स लॉ, ओम्स नहीं, कोई साइंटिस्ट थे बहुत पहले, आप देख रहे हैं तकरीबन 1700 के एरा के अंदर ये इसने मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कवर कर ली। और ये जो है फिजिक्स के टीचर थे, और इन्होंने जो है ना कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जिसके अंदर उनको ये चीज़ें पता चली, ओम्स लॉ यानी वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी यहाँ पर गिवन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये मैं बता भी चुकी हूँ पहले। वोल्टेज क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपल टर्म्स के अंदर वोल्टेज। अच्छा, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, रुकावट, अपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी डेफिनेशन इन तीनों पैरामीटर्स की जो है वो यहाँ पर गिवन है। अच्छा, ये जो है
यहाँ पर से हमें पता चल गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन मेटल्स एंड कंडक्टर्स ओनली. The relationship between voltage, current and resistance is known as the Ohm's law. और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो सर्किट है इसके अंदर क्या कर रहा है. ये वोल्टेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि वोल्टेज जो है यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई है ये वोल्टेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये बेसिकली अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पर इस सर्किट को कंपेयर किया गया है यहाँ से. तो हम बिल्कुल पानी की मिसाल से समझ सकते हैं. जैसे कि एक पाइप है, इस पाइप के अंदर से पानी गुजर रहा है तो ये वाटर करंट हो जाएगा. और ये पानी, यहाँ पर पाइप काफी चौड़ा है, ठीक है. इस जगह पर रुकावट है कोई और ये पाइप यहाँ से पतला हो गया तो पानी मुश्किल से गुजर रहा है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि पानी पूरा पूरा घूम के वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया. पानी इधर से चला और वापस अपनी इस जगह पर पहुंच गया. लेकिन अब पानी जब पूरा चक्कर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाएगा तो अब उसकी हरकत खत्म हो जाएगी. बिल्कुल इसी तरीके से चार्जेस के अंदर भी यही होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस, ये हरकत करते हैं. हरकत करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक ही पहुंच जाते हैं और फिर इनकी हरकत खत्म हो जाती है. तो अब ये पावर सप्लाई क्या काम करती है, ना सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही होती है बल्कि एक पंप की तरह भी काम करती है कि जितने चार्जेस यहाँ पर आकर जमा हुए हैं इस एंड पॉइंट के ऊपर, जिस तरह से एक पंप है वो पानी को यहाँ से दोबारा खींच के यहाँ पर पहुंचाता है और फिर वो पानी की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है. बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो ये सेल है ये टर्मिनल्स को, दो टर्मिनल के दरमियान जो चार्जेस जमा हो जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. इसको हम यहाँ पर समझते हैं. इस एग्जाम्पल को यहाँ मैं डायग्राम बना के बताती हूँ. जैसे ही मेरा कोई सेल है, इस सेल के अंदर एक ये लेट सपोज प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल वायर के साथ में. तो अब यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस जगह पर, ये क्या होंगे, इस पॉजिटिव की तरफ से हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना शुरू हुए. तो अब ये जब फ्लो होते होते इस जगह पर घूम कर वापस यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाए, ठीक है. क्योंकि अब इनके दरमियान ये कनेक्टिंग वायर तो नहीं रहा, कनेक्टिंग वायर तो सिर्फ यहाँ पर है. यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है. उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पर जमा होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, इस जगह पहुंच जाते हैं और फिर से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन स्लो होना शुरू हो जाते हैं और ये हमें सर्किट के अंदर एक मुस्तकिल हरकत मिलती है. करंट क्या चीज होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमें जो है वो करंट अगर चाहिए तो इसका मतलब है कि चार्जेस को मुस्तकिल हमें हरकत देनी है. अगर चार्जेस एक दफा चले और यहाँ पर आकर स्टॉप हो गए तो इसका मतलब है उनकी हरकत भी खत्म हो गई, करंट भी हमारा खत्म हो गया. अगर हमें स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बैटरी को एक काम ये करना होगा कि वो ना सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे बल्कि एक पंप की तरह चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा दे. तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में चार्जेस जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहाँ पर वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली वापस दोबारा से पहुंच जाते हैं. तो यहाँ एक पंप की एग्जांपल दी हुई थी इसी वजह से कि ये जो बैटरी है ये मेंटेन रखती है स्टेडी करंट सर्किट के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करती है. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है हमें एक बात समझ में आ गई है कि सर्किट जो है वो क्या है. सर्किट एक ऐसा कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जिसके अंदर चार्जेस जो है वो मुस्तकिल हरकत कर सके. तो मुस्तकिल हरकत करवाने के लिए हमें एक सप्लाई की ज़रूरत होती है और उसके अंदर डेफिनेटली हम कोई लोड लगाते हैं जिसको हम रेजिस्टर कहते हैं. क्योंकि आइडियली कोई भी जो वायर होता है वो रेजिस्टेंस से उसकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसकी होती है, या अप्लायंसेस की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे हमें सर्किट की डेफिनेशन क्लियर हो गई. हम जो है वो ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो गई कि अगर ये रेजिस्टर, इफ दिस रेजिस्टर इज मेड अप ऑफ मेटल, तो ये जो रेजिस्टर है इसके अंदर ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी. इसको हम डिटेल से समझते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी फनी सी डायग्राम है. इस फनी डायग्राम के अंदर हम
ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये वोल्टेज क्या चीज़ है, वोल्टेज जो है वो बैटरी जो है कुव्वत लगा रही है किसको, चार्जेस को धक्का दे रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंच जाए। तो ये बेसिकली ये जो वोल्टेज है ये एक तरह की फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है बेसिकली, ठीक है, जो कि चार्जेस को हरकत करवाती है, और चार्जेस की जो हरकत है वो क्या चीज होती है, वो करंट। तो और रेजिस्टेंस जो है वो काम क्या कर रही होती है, रेजिस्टेंस ये काम कर रही होती है कि वो इन चार्जेस की हरकत को रोकती है। बैटरी ये चलाने की कोशिश करती है चार्जेस को, और रेजिस्टेंस जो है वो चार्जेस को रोकने की कोशिश करती है। तो किसी भी सर्किट के अंदर यहाँ पर ये देखें कि ये चार्जेस जो है फ्लो होते हैं, तो पावर सप्लाई उनको चलाने की कोशिश कर रही होती है, और रेजिस्टेंस उन चार्जेस को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी सी फनी सी एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम देखें। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है कि ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो अब सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो मेटल के अंदर जो रिलेशनशिप होगी वो तीनों की वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, उनकी रिलेशनशिप ये वाली होगी। तो मेटल्स के अंदर जो है वो ये रिलेशनशिप होल्ड करती है। इसी को जो है वो हम क्या कहते हैं, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर ये देखिए कि मैंने कोई मेटल ले लिया है, दिस इज अ मेटल, ठीक है, ये रेजिस्टर है, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज। और अब मैं क्या करती चली जा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ तो मैं वोल्टेज इंक्रीज करती चली जा रही हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो मेरी क्या है, फिक्स है, रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो तीन तरह की सिचुएशन है। इससे पहले मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं। तीन वेरिएबल्स है ना हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर को फिक्स रखेंगे, आर को हम फिक्स रखेंगे, ठीक है, और हम वी और आई को चेंज करेंगे। अच्छा, एक सिचुएशन होगी जिसके अंदर हम आई को फिक्स रखेंगे और उसके अंदर हम आर को और बी को चेंज करेंगे। फिर एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हम वी को फिक्स रखें और उसके अंदर हम आर को और आई को चेंज करें। तो तीनों वेरिएबल्स को अगर हम एट अ टाइम, सेम टाइम अगर हम चेंज करने लग जाएं तो हमारी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज केस नंबर 1, जिसमें हमारा जो रेजिस्टर है सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, और हम सिर्फ वोल्टेज और करंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया कि रेजिस्टेंस, लेट सपोज मैंने 10 ओम्स रखी हुई है, ठीक है, वोल्टेज को और करंट का बिहेवियर जो है वो मैं चेक करती चली जा रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इसमें इस मेटल रेजिस्टेंस से अक्रॉस ये वोल्टेज जो है वो मैं वेरी करती हुई चली गई। यानी 10 वोल्ट्स मैंने अगर रखा तो करंट क्या होगा, करंट जो है वो हम किस रिलेशनशिप से निकालेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर देखिए V कितना है, 10, यहाँ पर V कितना है, 10 है, और R कितना है, 10 है, तो ये 1 एम्पियर निकल आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं 20 वोल्ट्स कर दूंगी, 20 वोल्ट्स, यहाँ पर 20 वोल्ट्स, आर मेरा स्टिल 10 ही है क्योंकि मैंने अभी रेजिस्टेंस फिक्स रखी हुई है, तो ये कितना हो गया, 2 एम्पियर। सिमिलरली अब मैंने इसको 30 वोल्ट्स कर दिया तो 3 एम्पियर, फिर मैंने इसको 40 वोल्ट्स कर दिया तो 4 एम्पियर, फिर मैंने इसको 50 वोल्ट्स कर दिया तो ये हो गया जनाब 5 एम्पियर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड इन अ सर्किट with the variation of the voltage, current increases linearly with the voltage। क्या रिलेशनशिप है, V is directly proportional to I, ठीक है, if R is kept constant। ये R हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये जो है ये कहलाएगा कि दिस इज अ ओमिक रेजिस्टर, क्योंकि ये ओमिक रेजिस्टर है, ये मेटल का बना हुआ होगा यकीनन, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें ये वाला ग्राफ, इसके अंदर हम कहीं भी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट की जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही बल्कि एक कर्व आ रहा है। तो इस कर्व का मतलब ये होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो अब
कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस जो है वो मुस्तकिल चेंज हो रही है, और इसी वजह से ये ग्राफ जो है ना ये कर्व आ रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन ओमिक। ये रिलेशनशिप अगर कहीं किसी तरह से ये ग्राफ आ जाए, ये रिलेशनशिप होनी मिले हमें, तो फिर हम कहेंगे भाई ये मेटल का बना हुआ नहीं, ये नॉन ओमिक मटेरियल है, जबकि ये जो है वो ओमिक मटेरियल। कोई भी मटेरियल मैं आपको दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि आप चेक करें इसको कि ये मेटल है या नहीं, तो फौरन से आप क्या करेंगे, मेटल, आपको कोई तरीका नहीं पता कि अच्छा भाई मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट्स मुझे नहीं मालूम, चेक करने का तरीका मेटल्स को ये है कि अच्छा मैं इसमें वोल्टेज अप्लाई करूँ और अगर करंट और वोल्टेज के दरमियान स्ट्रेट लाइन आई तो दिस इज अ मेटल, अदरवाइज दिस इज नॉट अ मेटल। अच्छा, ये जो बेसिकली यहाँ पर मैं क्लेम कर रही हूँ कि आर इज कांस्टेंट एंड आर इज नॉट कांस्टेंट, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मुझे इसके स्लोप से पता चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा आपका जनाब, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, स्लोप की डेफिनेशन होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये अगर मैं यहाँ पर देखूं तो y मेरा क्या है i, और x एक्सिस मेरा जो है वो क्या है v। ठीक है, विच इज i अपॉन v, क्या चीज है यहाँ पर, अगर मैं देखूं ये i है और v को नीचे ले जाऊं तो वो क्वांटिटी मेरे पास क्या चीज बनती है, 1 अपॉन r। इसका मतलब ये है कि अगर स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो 1 अपॉन r, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगी तो r भी मेरा हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि r कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर ये एक कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन में यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है। तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि हर जगह पर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि रेजिस्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल। इन मेटल्स द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट फॉलोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, whereas in non-metals resistance may be a variable, and the relationship between voltage and current is not a linear। ठीक है, इज नॉट लीनियर। तो ये जो चीज है हमें यहाँ से पता चल गई कि हमारे पास ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, कैसे हम पता चलाएंगे, हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये कहलाती है आईवी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, और आर को हमने फिक्स रखा। अच्छा, हम जो है वो आरवी कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं, हम आरआई कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देख सकते हैं, अच्छा ये जो है ओम्स लॉ है, इन डिटेल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, ओम्स लॉ इन डिटेल, वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी क्या चीज रखी हुई है, ये सप्लाई हमने एक फिक्स्ड अमाउंट की रखी हुई है, और अब वेरिएबल जो है ना वो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर चलो एमीटर लगा देते हैं हम। ठीक है, तो अब हम वही ग्राफ बनाएंगे, अब हमारा वोल्टेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस हम चेंज करते चले जाएंगे और करंट की वैल्यू हम देखेंगे। तो वोल्टेज लेट सपोज 10 वोल्ट्स मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बढ़ाती चली जा रही हूँ। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 ओम्स की रेजिस्टेंस रखी है, और मेरे पास रिलेशनशिप क्या है, v इज इक्वल टू आई आर। आई किसके बराबर होगा जनाब, v अपॉन आर के, r इज फिक्स्ड विच इज, सॉरी v इज फिक्स्ड विच इज 10। तो अब अगर r जो है वो मैंने 10 ओम्स रखा हुआ है, तो i की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी, यही इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, 10 अपॉन 10, तो ये निकलेगा 1। अगेन ये चीज मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने इसको कर दिया लेट सपोज 20। ठीक है, तो 10 अपॉन 20 क्या हो गया, 0.5। ये फिर अगेन फिक्स्ड है, और ये जनाब अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, 30 कर दी, तो 1/3 हो गया ये। ठीक है, 0.33 समथिंग इस तरह से आ जाए। अब अगर मैंने 10 वोल्ट्स कर दिया, इसको 40 कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25। अगर मैंने फिर इसको 50 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 0.2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने अभी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं, रुकावट बढ़ाते चले जाते हैं, तो करंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, खुद ब खुद डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें समझ में भी आ रहा है यहाँ से कि करंट रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट हमारा डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पर नहीं है, जैसा कि
वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर जैसे ये 1 का फिगर था, 1 2 2 3 3 4 4 5 5, अभी भी हम वेरिएशन उसी तरह से कर रहे हैं ना, 10 20 30 40 करके, लेकिन ये देखें इस तरह की डायग्राम आ रही है। तो जब मैं इसको ग्राफ बनाऊंगी ना आर का और आई का, आर को मैं चूंकि चेंज कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आएगा मेरे पास एक्स एक्सिस पे, ये होगा करंट, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप इस तरह से आएगी। ठीक है, ये इस तरह से नहीं आएगी कि आप समझ रहे हो कि ये यू आ रही है आई और आर के दरमियान। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप जो होती है वो ये होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ओम्स लॉ कहलाएगा। दिस इज ओम्स लॉ which shows the inverse relationship between I and R. This is not inverse relationship. ठीक है, mathematically तो आप इसको कहेंगे कि दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज नॉट एन ओम्स लॉ, ये ओमिक नॉन ओमिक है। कोई भी डिवाइस जिसके अंदर ये रिलेशनशिप हो तो दिस इज नॉन ओमिक। इसके अंदर आपने क्या अभी रखा हुआ है, इसमें आपने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि बाज सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बाज दफा सर्किट के अंदर हमें जो है वो रेजिस्टेंस को फिक्स रखना होता है, हम वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं। बाज जगह ऐसा करते हैं हम कि वोल्टेज हमारा फिक्स होता है, ये वाला केस अभी हमने डिस्कस किया, जिसको रेजिस्टेंस और करंट जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, जो हमने ये वाली सिचुएशन अभी डिस्कस की। अच्छा, और फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसके अंदर हमने करंट को कांस्टेंट रखना होता है। अब जैसे यही सर्किट है सिंपली, अच्छा, लेकिन करंट कांस्टेंट रखने के लिए हमें जो है ना वो करंट सोर्स यूज करनी पड़ती है, कांस्टेंट करंट सोर्स। फिर हम वोल्टेज सप्लाई यूज नहीं करते, कांस्टेंट करंट सोर्स यूज करते हैं। और कांस्टेंट करंट सोर्स का फंक्शन ही यही होता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को वो चेंज होने के बावजूद उस सर्किट के अंदर अगर आपने इसको 1 एम्पेयर पे फिक्स किया हुआ है तो 1 एम्पेयर का ही करंट फ्लो करेगा। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। ये हम वोल्टेज रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेट सपोज हमने जो है वो 1 एम्पेयर करंट फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, सर्किट के अंदर। अब रेजिस्टेंस अगर मेरी 10 ओम्स है तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वोल्टेज जो है वो मुझे मेरा कितना होगा, I इंटू आर करके मैं निकालूंगी, यानी सिंपली इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। रेजिस्टेंस जो है वो अगर मैं बढ़ा दूं अब इस सर्किट के अंदर तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 20। अगर मैं रेजिस्टेंस और बढ़ा दूं तो वोल्टेज और बढ़ जाएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस और बढ़ा दूं तो वोल्टेज और बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये और बढ़ गया जनाब, ठीक है। वोल्टेज मैं कहाँ नोट कर रही हूँ, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर कर रही हूँ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा के। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ता चला जाएगा, करंट तो वही रहेगा, सही, करंट की वैल्यू चूंकि इसके साथ में सप्लाई लगी हुई है कांस्टेंट, तो ये 1 एम्पेयर का करंट यहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन अब जो आप रिलेशनशिप यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान, तो ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज का ग्राफ है, और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज हो रही है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिलेगी रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान। तो दिस इज आल्सो द ओमिक कर्व, ओमिक प्लॉट। तो ये ओमिक डिवाइस कहलाएगी। अगर बी और आर के दरमियान स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कोई और कर्व आ रहा है किसी भी तरह का, ठीक है, तो फिर वो जो है वो नॉन ओमिक कहलाएगा। तो अब थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। ओम्स लॉ जो है वो रिलेशनशिप है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर का इन मेटल्स। यूजुअली हम अभी अपनी सर्किट थ्योरी के अंदर जो इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टर्स, वो ज्यादातर मेटल्स के ही होते हैं। ओम्स लॉ जो है उसके अंदर वैलिड है, यही रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। बाज दफा सर्किट के अंदर जो है इन तीनों पैरामीटर्स में से कभी रेजिस्टेंस को हम फिक्स करते हैं, कभी करंट को हम फिक्स करते हैं, कभी वोल्टेज को हम फिक्स करते हैं। तो ओम्स लॉ जो है वो ग्राफिकली किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ अगर है तो थर्ड चीज रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अगर जो है वो मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है तो आई और आर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। दिस इज दी ओम्स लॉ, ये कर्व ओम्स लॉ को शो कर रहा है। अगर जो है वो मेरे पास करंट कांस्टेंट है किसी भी सर्किट के अंदर करंट सोर्स के जरिए, तो फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। दिस इज दी ओम्स लॉ। ये जो है रिलेशनशिप नॉन ओमिक कहलाएगी।
और करंट सोर्स जो है वो हम यूज करते हैं करंट को मेंटेन रखने के लिए। बाकी जो दो सिचुएशंस हैं इनके अंदर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स यहाँ पर रखी हुई, ठीक है। ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स रखी। ओके नाउ यहाँ पर मैं ये लेक्चर नंबर 6 एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।